भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की। ऐसे आज के दिन तो जोर से लगाओ, ऐसे मरे मरे से बैठे हो, देश की आज़ादी का जश्न मनाने आए हो, झंडे को ऐसे गोद में सुला रहे जैसे तुम्हारा बच्चा हो। अरे ये बच्चा नहीं, अपना बाप है, ये तिरंगा है, इस देश का ध्यान रखना है। जब लगे तो आकाश में लहराना, गोद में रखने के लिए नहीं है। इतना सा तिरंगा उठता नहीं है और वीरों की कहानी देखते हो। जरा जोरदार जयकारा लगाइए ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य आचार्य भगवान पुलक सागर जी गुरुदेव की जय। करा गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, ज्ञान गंगा महोत्सव का समापन रविवार को हो जाना था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, 15 अगस्त आ रहा है और मैं भारत माता का सपूत जिस शहर में रहूं तो महावीर जयंती मनाऊं, रामनवमी मनाऊं, जन्माष्टमी मनाऊं, इन सब से ऊपर कुछ होता है तो राष्ट्रीय पर्व हुआ करता है। आज तो ये वह पर्व है जो जात पात से ऊंचा है। यह वह पर्व है जो ऊंच नीच से भी ऊंचा है। यह वह पर्व है जो हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्तियों की धड़कन बन करके जिया करता है। जश्न आज़ादी जिसे नाम दिया जाता है। मैं एक बात मुझे याद आ रही है। 1958 में अमेरिका के सांसद ने भारत के सांसद से एक प्रश्न पूछा। उस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिला। 78 वर्ष हो गए हमें आजाद हुए, वह प्रश्न आज वहीं का वहीं पर खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति ने पूछा भारतीयों से कि ये बताओ तुम्हारे देश का नाम क्या है। एक अमेरिकन सांसद पूछता है तुम्हारे देश का नाम क्या है, बताओ जरा हमारे देश का नाम क्या है। एक स्वर में पीछे तक आवाज आना चाहिए, गर्व से आना चाहिए। हमारे देश का नाम भारत है। तो सांसद ने प्रश्न किया कि जब तुम्हारे देश का नाम भारत है तो फिर से इंडिया क्यों कहते हो, फिर से इंडिया कहकर के क्यों बुलाते हो। इंडिया भारत का नाम नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। जब जब हम इंडिया कहते हैं तो एक बात याद रखना, हमें 78 साल पुरानी गुलामी के दिन याद आते हैं। और जब जब हम भारत कहते हैं तो ऋषभपुत्र भरत चक्रवर्ती याद आया करते हैं। ध्यान रखिए, इंडिया हमारे देश का नाम नहीं हो सकता है। इसे इंडिया कह करके मत बुलाओ। इंडिया एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दी है, ध्यान रखना है।
इंडिया कहो तो गुलामी याद आती है, और भारत कहो तो शौर्य जाग जाया करता है। ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं कि अंग्रेजों की गुलामी से नहीं, हमें भाषा की गुलामी से भी मुक्ति पाना है। ध्यान रखना, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत हमारी छाती पर सौंप करके गए हैं। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कहता हूं कि भारत को भारत रहने दो। 78 साल से हम साधु संत इस इंडिया में गला फाड़ फाड़ कर अपना भारत खोज रहे हैं कि मेरा भारत कहाँ गया है, मेरा भारत कहाँ है। ये भाषाएं ऐसी आ गई जहां हमें भारत शब्द खोजना पड़ता है। मान्यवर, भारत में रहकर भी भारत को खोजना पड़े, ये कैसी आज़ादी हुआ करती है। ध्यान रखिए मेरे भाई, एक याद ध्यान रखना, अमेरिका को अमेरिकी कहा जाता है, चाइना को चाइना कहा जाता है, रूस को रूस कहा जाता है, जापान को जापान कहा जाता है। फिर मेरे भारत को भारत की जगह इंडिया कह करके क्यों बुलाया करता है। आज इस आज़ादी के इस दिन पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो भी मुझे सुन रहे हैं, आज से इंडिया शब्द का त्याग करें और भारत कहना शुरू करें अपने जीवन में। हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, भारत हमारा गौरव है, भारत हमारा राष्ट्र है, भारत हमारी संस्कृति है, भारत हमारी सभ्यता है, भारत हमारी आन है, भारत हमारी शान है। और ये भारत भारत नहीं, ये शहीदों का बलिदान है। भारत हमारी शान, शहीदों ने बलिदान किया है इस भारत शब्द को, इस भारत को बचाने के लिए। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन और आग्रह करता हूं कि कभी भी साइन भी भले तुम अंग्रेजी में करो, लेकिन इंडिया कभी नहीं लिखना, हमेशा लिखना अपना भारत देश। ध्यान रखना है। मान्यवर, उस सांसद ने एक प्रश्न और पूछा। उसने पूछा कि आपके देश की सभ्यता क्या है, क्या सभ्यता है तुम्हारे देश की। हमारे परिधान हमारी सभ्यता है। ये रंग रंगीलो राजस्थान, पंजाब का अपना सभ्यता है, बंगाल की अपनी सभ्यता है, हरियाणा की अपनी सभ्यता है, मध्य भारत की अपनी सभ्यता है, उत्तर भारत की अपनी सभ्यता है। बोले जब इतना रंग रंगीला हिंदुस्तान है तो सांसद ने पूछा, जरा ये बताओ फिर तुम्हारे भारत के लोग जापान में डिजाइन किए हुए कपड़ों को क्यों पहना करते हैं। जब आपके देश में इतने सुंदर परिधान है तो आप विदेशों की डिजाइनों के वस्त्र क्यों पहनते हैं। आप जापान के दर्जियों के सिले कपड़े क्यों पहनते हैं। अरे इतने सुंदर परिधान जब तुम्हें दिए हैं तो बताओ मेरे भारत के लोग, तुम फटी हुई जीन्स क्यों पहनते हो। ध्यान रखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम ऐसे वस्त्र क्यों पहनते हो। विचार करिए, सोचिए आप। जब आपकी कोई सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता नहीं हो सकती है। हमारी सभ्यता एक आदर्श सभ्यता है। ध्यान रखना। माननीय आपसे निवेदन है। उस सांसद ने एक प्रश्न और पूछा कि आपकी देश की भाषा क्या है, कौन सी भाषा है अपनी। ये तुम कह रही हो। अफसोस है कि 78 साल की आजादी के बाद भी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। ध्यान रखना। अमेरिका की अपनी भाषा है, चाइना की अपनी भाषा है, जापान की अपनी भाषा है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी भाषा है। क्यों हिंदुस्तान की भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाती है। ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि तुम्हारी भाषा हिंदी है तो तुम्हारे देश के सरकारी काम इंग्लिश में क्यों होते हैं, अंग्रेजी में क्यों होते हैं। ये नेता लोग जब वोट मांगने आते हैं, राजस्थान में आते हैं तो मेवाड़ी बोलते हैं, मारवाड़ में जाए तो मारवाड़ी बोलते हैं भाषण में, बंगाल में जाए तो बंगाली बोलते हैं, पंजाब में जाए तो पंजाबी बोलते हैं। लेकिन जीतने के बाद इन नेताओं को क्या हो जाता है कि दिल्ली में जाके अंग्रेजी बोलने लगते हैं। ध्यान रखिए, दरबारों पर जाकर अंग्रेजी में काम होता है। यदि भारत की भाषा हिंदी है
तो हर काम हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी में कोई काम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, अंग्रेजी का बहिष्कार होना चाहिए। मान्यवर, अंग्रेजी व्यापार की भाषा बन सकती है, विश्व की भाषा है, व्यापारिक भाषा है, उसका मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन भारत सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, उसे हर कार्य हिंदी में सरकारी काम करना चाहिए। और आपसे भी कहता हूं कि ज्यादा अंग्रेजी को छाती पर बिठाने की कोशिश मत करो। ध्यान रखना, ऐसी अंग्रेजी छाती पर बैठ गई कि दो चार फर्राटेदार अंग्रेजी ना बोलो तो आदमी पिछड़ा हुआ माना जाता है। ध्यान रखना, आदमी सोचता है कि ये तो पिछड़ा हुआ है, ये तो गांव का है, ये तो अनपढ़ है, ये तो गंवार है। ध्यान रखना, अंग्रेजी में है क्या ऐसा? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, एक बात याद रखना, अंग्रेजी के पास केवल अंग्रेजी है फर्राटेदार। अरे कैसी भाषाएं अंग्रेजी बोली कुछ जाती है और लिखी कुछ जाती है, इसकी करनी कुछ है और चारित्र कथनी कुछ है। ध्यान रखना, अब अंग्रेजी का एक आध शब्द नो की स्पेलिंग बोलना, काय से शुरू होती है? KNOW। अपना भारतीय पढ़े तो कनऊ पढ़ेगा, उसको ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, लिखी कुछ जा रही है, बोली कुछ जा रही है, इसका कोई चरित्र ही नहीं है। हमारे भारत की भाषा जो लिखी जाती है वही बोली जाती है। ध्यान रखना, हमारा चरित्र भी वही है, हमारी कथनी भी वही है और हमारी करनी भी वही हुआ करती है। अंग्रेजी में साइलेंट अक्षर आ जाते हैं, ध्यान रखना है। मान्यवर, लिखे कुछ जाते हैं और बोले, ये कोई चरित्र है अंग्रेजी का? मेरे भाई, आपसे कहता हूं, भारत की भाषा देखना, अंग्रेजी के पास शब्द है, दिमाग है, लेकिन अंग्रेजी के पास दिल नहीं हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, उर्दू तहजीब की भाषा हो सकती है, लेकिन हिंदी दिल की भाषा हुआ करती है। ध्यान रखना, हिंदी दिल की भाषा, हिंदी जुबान की भाषा नहीं है, हिंदी भावनाओं की, संवेदनाओं की भाषा है। मान्यवर, हर काम हमारे देश में हिंदी में होना चाहिए। कुछ प्रांत ऐसे हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दे रहे हैं, भारत की कोई भाषा ही नहीं बची है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मैं दूसरी भाषाओं का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना मैं कन्नड़ का विरोध कर रहा हूं, ना बंगाली का विरोध कर रहा हूं, ना गुजराती का विरोध करता हूं। जितनी भाषाएं हमारे हिंदुस्तान के पास हैं, उतनी भाषा दुनिया के किसी देश के पास नहीं होंगी। ध्यान रखना, उतनी संस्कृति, उतनी परंपराएं, उतने रीति रिवाज जो हमारे देश के पास हैं। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करने चाहता हूं, जो प्रांतीय भाषाएं हैं, उन प्रांतीय भाषा का मैं अपमान नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, भारत की हर प्रांतीय भाषा, भारत की हर प्रांत की भाषा हमारी माँ के समान होती है, लेकिन हिंदी माँ के माथे पर लगी बिंदी के समान हुआ करती है। ध्यान रखना, सब भाषाओं के माथे पर हिंदी की बिंदी होना, हिंदी में तो जो है वो बिंदी का ही खेल है। मेरे भाई ध्यान रखिए, हिंदी भारत माता की भाषा नहीं, माथे की बिंदी है, माथे का सिंदूर हुआ करती है। मान्यवर, क्या रखा उस अंग्रेजी में? वाटर आज तक जल नहीं बन पाया। ध्यान रखना, वाटर आज तक जल नहीं बन पाया। वाटर ही है। हमारे यहां क्या होता है, हमारा भारत क्या कहता है? ध्यान रखना, जब प्यास लगे तो पानी अमृत हो जाया करता है। क्या हुआ, मिसाइल है क्या? बरसना चाहिए ना, आज आजादी है, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। मान्यवर, विचार करना है, पानी की बात है, वो आवाज आ गई ऊपर से, ये हमारा हिंदुस्तान हुआ करता है। ध्यान रखना, संत आवाज दे तो पानी बरस जाते हैं। विचार सोचना है आपको, उनके यहां वाटर वाटर ही है। जब प्यासे के कंठ में जाता है तो मेरा पानी अमृत बन जाया करता है, और जब पूजा के थाल में जाता है तो वह जल बन जाया करता है। मेरे भाई, वो जब गंदगी साफ करता है तो पानी पानी हो जाया करता है। ध्यान रखना, किसी की बुराइयों को मिटाना है तो पानी पानी का दर्जा ले लेता है। अरे दुकान में रखी है तब तक वो मिठाई होती है, थाली में आ जाए तो
तो वह भोजन हो जाती है, और पूजा में चली जाए तो प्रसाद बन करके खड़ी हो जाया करती है। ये हमारी हिंदी है। हिंदी के पास रिश्ते हैं, हिंदी के पास संबंध है, हिंदी के पास भावनाएं हुआ करती है। अंग्रेजी के पास कुछ नहीं होता है। वो हमेशा ही स्वीट का स्वीट ही रहता का ध्यान रखना है। नैवेद्य की संज्ञा मिठाई कभी नहीं पाती है, पकवान की संज्ञा मिठाई कभी नहीं पाती है, प्रसाद की संज्ञा मिठाई कभी नहीं पाया करती है। मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं मान्यवर, एक बात अपने जीवन में याद रखो, अंग्रेजी ऐसी छाती पर बैठी है। आज के बच्चों को हिंदी बोलना नहीं आता है, आज के बच्चों को हिंदी की गिनती नहीं आती है, आज के बच्चों को पढ़ने को बोल दो तो हिंदी पढ़ नहीं सकते हैं। गलत। देश में भाषागत आजादी भी होना चाहिए मेरे भाई, ध्यान रखना है। आपसे मेरा इतना ही आग्रह है। क्या है अंकल? क्या है अंकल? चाचा अंकल, मामा अंकल, फूफा अंकल, पड़ोसी। अरे अमेरिका के पास रिश्ते हैं या नहीं है कि हर चीज में अंकल है? ध्यान रखना। जिसे देखो अनजान आदमी अंकल, परिचित आदमी अंकल। अरे बाहर मेरा देश, अब तो चिप्स भी अंकल हो गया है, ध्यान रखना। अंकल चिप्स आलू के, वो भी अंकल जी हो गए अपने। बाहरी आदमी अंकल को तल तल के खा रहा है, ध्यान रखना है, विचार करना है आपको। अंकल बन गया सब। नहीं मेरे भाई, अंकल नहीं। प्यार चाहिए तो मामा की जरूरत पड़ती है, दुलार चाहिए तो फूफा की जरूरत पड़ती है, और अधिकार चाहिए तो चाचा की जरूरत पड़ा करती है। ध्यान रखना, हिंदी के शब्दों में रिश्ते हुआ करते हैं। हिंदी अंकल तक फिक्स नहीं हुआ करती है। अंकल पे वहां तो हर कोई अंकल है, ध्यान रखना। अंकल और आंटी, अंकल और आंटी। एक और वो चला है डैड, डैडी तक भी ठीक था, अब तो और क्या हो गया? डैड। डैड यानी बोलो मरा मुर्दा। मम्मी हो गई मॉम, वो भी मर गई। ध्यान रखना है, मम्मी मर गई, डैड मर गए, अंकल मर गए, मामा मर गए, फूफा मर, बचा कौन रे मेरे भाई? ध्यान रखना है, बचा एक पुलक सागर जो गला फाड़ रहा है तुम्हारे बीच बैठ करके। मान्यवर, विचार करना है। क्या रखा है इनमें? कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं। कभी याद करना, स्कूल गए हो कभी? अरे बोलो ना भाई, ऐसा ना लगे कि मैं अनपढ़ों के बीच बोल रहा हूं। पहली क्लास पढ़ी है? नहीं, केजी फेजी नहीं जानता मैं, फालतू की बकवास। मैं तो पहली क्लास पढ़ी। रुको भाई, एकदम से ही आ जाएगा क्या? लाल किले पे बरसा नहीं, उदयपुर में बरस रहा है, ध्यान रखना। विचार करिए आप, पहली क्लास में जब आप जाते हो, कभी हिंदी की पुस्तक देखना। आ अनार से शुरू होती है और ज्ञा ज्ञानी पे समाप्त होती है। वर्णमाला आती कहां से शुरू होती है? अ अनार का और लास्ट का ज्ञा ज्ञानी का। जरा इंग्लिश की किताब उठा के देखना, ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, कहां समाप्त होती है? जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा यानी अंग्रेजी गधा। जेब्रा को क्या बोलते? अपने देश का भी गधा नहीं, कहां का गधा? अंग्रेजों का गधा। अंग्रेजी अनार से शुरू होती है, गधा बना के छोड़ती है, और मेरी अंग्रेजी एप्पल से शुरू होती है, गधा बना के छोड़ती है। मेरी हिंदी अनार से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ा करती है। ध्यान रख विचार करना, हिंदी ज्ञानी बनाती। हिंदी के पास शब्द हैं, अलंकार हैं, छंद है। हिंदी लिखना बहुत कठिन है। हम भारत माता के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग। हिंदी को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाना चाहिए। मान्यवर, निवेदन है आपसे। मालूम है भारत की संस्कृति क्या संस्कृति है? लोगों ने कहा कि दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच गई, हम भी पहुंच गए, क्या दिक्कत? कौन सी बड़ी बात है? पहुंच गए अंतरिक्ष में, भले लेट पहुंचे,
लेकिन हकीकत देखो तो हम लेट नहीं पहुंचे, लेट तो पश्चिम के देश पहुंचे हैं, हम तो सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि लोग कहते हैं कि अमेरिका रूस चांद पे मंगल पे पहुंच गए, मेरा भारत चांद और मंगल पे बात पे पहुंचता है जहां चांद तारे बहुत नीचे रह जाते हैं। मेरा भारत उस मोक्ष की यात्रा करता है, उस स्वर्ग की यात्रा किया करता है जहां अंतरिक्ष तो बहुत नीचे ही रह जाता है। अरे दुनिया के देशों ने पदार्थ खोजे होंगे, मेरा भारत परमात्मा को खोजा करता है। ध्यान रखना, मेरे देश में भगवान खोजे जाते हैं। हमारे यहाँ वैज्ञानिक नहीं, हमारे यहाँ महापुरुषों का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ तीर्थंकर अवतार पुरुषों का जन्म हुआ करता है। भारत तो भारत है मेरे भाई। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, रूस ने क्या किया? मंगल पहुंच गया, अमेरिका चांद पे पहुंच गया। ये वो देश हैं जो मंगल में जीवन ढूंढ रहे हैं। मेरा भारत देश है जो जीवन में मंगल ढूंढ रहा है। ध्यान रखना है, मंगल में जीवन मत ढूंढो, जीवन में मंगल की तलाश करिए। हमने सारे जगत को मंगलता प्रदान की है। मान्यवर, मैंने पूरे देशों को पढ़ा, उनकी हिस्ट्री भी पढ़ी, उसके बारे में जानकारी ली, लेकिन मेरी पूरी दुनिया में मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूं कि मैंने पूरी दुनिया देखी हो। आप लोग घूमते रहते हैं, विदेशों में जाते रहते हैं, मैं नहीं जा पाता हूं, जाना भी नहीं चाहता हूं, जाऊंगा भी नहीं। जिस मिट्टी में जन्म लिया वहीं से विदा होंगे, ये हमारा गौरव और गरिमा हुआ करती है। ध्यान रखना, विदेशों में काहे को अपने पैर रखेंगे? ध्यान रखना है, विदेशियों को तो हम देश से खदेड़ा करते हैं, उनके देश पे कभी अपने पांव नहीं रखा करते हैं। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, पूरे दुनिया के इतिहास को पढ़ लेना, एक ऐसा बेटा खोज के लाना पूरे विश्व में। वो बेटा केवल मेरे हिंदुस्तान के पास है। एक बेटा ऐसा खोज के लाओ, अमेरिका, जापान, चीन, कहीं भी जाओ। पाकिस्तान का तो नाम ही लेना पाप है, का मतलब बोलना ही बेकार है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। मान्यवर, एक बेटा ऐसा ढूंढ के लाओ जो एक पिता के वचनों के खातिर 14 वर्ष का वनवास गुजारा करता हो। ऐसा बेटा दुनिया के किसी कोने में प्राप्त नहीं हुआ करता है। एक पिता ने वचन दे दिए सौतेली मां को, तो पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष जो वनवास में घूमे, ऐसा बेटा दुनिया के किसी की भी देश के इतिहास के पास नहीं होगा। ऐसा बेटा है कि अंधे माँ बाप को यदि तीर्थ यात्रा की भावना जगे तो मेरे देश का बेटा कामड़ पर बिठाकर श्रवण कुमार पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया करता है। ऐसा बेटा किस देश के पास होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी देश के पास ऐसे बेटे नहीं मिलेंगे। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, मेरे देश के पास जो है, यदि एक भाई वनवास में रहता है तो दूसरा भाई अयोध्या में भी वनवासी बनकर जीवन गुजारता है, और 14 साल तक सिंहासन खाली का खाली। पर ये इतिहास, ये अमर इतिहास किसके पास है? दुनिया के किसी देश के पास है कि पन्ना धाए यदि स्वाभिमान पर जागती है, अपने बेटे को बलिदान करके राणा के बेटे को बचा लिया करती है। ध्यान रखिए, कफन उड़ा देती है अपने बेटों को। महाराजा उदय सिंह को उठाकर ले आती है। आज वो नहीं लाती ना, तो ना उदयपुर होता, ना पुलक सागर होते, ना यहाँ जश्न आजादी मन रहा होता। पन्ना धाय जीवन दिया करती है अपने स्वामी के बच्चे को। ध्यान रखना, अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक बेटी से जब माँ बाप से पूछती है वो बेटी कि पिताजी आप 3 लोग के नाथ हैं, आप तीर्थंकर हैं, आपका माथा कहीं नहीं झुकता, कहीं आप भी झुकेंगे? उन्होंने कहा, बेटी जब तुम्हारा विवाह करूंगा तो मेरा भी माथा कंवर साहब के सामने झुकेगा। उन बेटियों ने कहा कि मेरे तीर्थंकर जैसे भगवान झुके, मेरे देश की बेटियों के पास वो इतिहास है, हम पिता का माथा नहीं झुकने देंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करेंगे, और मेरे देश की बेटियां विवाह का त्याग
कर दिया करती। मेरे देश की बेटी वो है जो एक पति के सहारे पूरी जिंदगी गुजार देती है और वक्त पड़े तो बिना पति के भी जीवन गुजार के दिखाती है। लेकिन मेरी देश की बेटियां जूते चप्पल की तरह पति नहीं बदला करती हैं। ध्यान रखिए, वो गौरव इतिहास हमारे बिना पति के गुजार देगी, ध्यान रखना है। लेकिन किसी को भी स्वीकार नहीं करती है। सोने के मृग के पीछे लोभ में आने वाली सीता सोने की लंका को लात मार दिया करती है। ध्यान रखना, ये हमारे देश की बेटियों ने इतिहास रचा है। मान्यवर ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, ये संस्कृति है हमारे देश की। भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान ये लाल किला नहीं, न कुतुब मीनार है, न ताजमहल भारत की पहचान है, न अजंता एलोरा की गुफाएं भारत की पहचान है, न अशोक चक्र भारत की पहचान है। यदि भारत की पहचान लाल किले कुतुब मीनार हो गए तो मेरा भारत तो फिर पत्थरों का देश हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये मेरी भारत की पहचान ही नहीं है। मेरे भारत की असली पहचान कोई है तो जियो और जीने दो की संस्कृति भारत की असली पहचान हुआ करती है। अहिंसा परमो धर्म भारत की असली पहचान है और वसुधैव कुटुंबकम ये भारत की असली, पूरे विश्व को हम अपना परिवार समझते हैं, ये भारत की पहचान है। मान्यवर, महात्मा बुद्ध एक शेरनी भूखी है, एक मृग का शिकार करती है, तो महात्मा बुद्ध करुणा लिए वहां से गुजरते हैं और उन्होंने कहा कि ये मृगी जिसको तू पकड़ रही है शेरनी, इस मृगी का बालक रो रहा है, बछड़ा रो रहा है मां के लिए, तुझे भूख लगी है ना? तो महात्मा बुद्ध मृगी का हटा करके शेरनी के मुंह से अपना मुंह महात्मा बुद्ध शेरनी के मुंह में डाल देते हैं कि इस मृगी को छोड़ दे और मेरा मांस भक्षण कर ले। ये हमारे देश की संस्कृति है। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, हमारे देश के महात्मा बुद्ध ही नहीं, जैसे ही महात्मा बुद्ध ने अपना हाथ शेरनी के मुंह में डाला, मेरे देश का पशु अपना मुंह फेर लेता है लेकिन संतों पर आक्रमण नहीं किया करता है। ध्यान रखिए, ये हमारे देश की पहचान है, संस्कृति है हमारे देश की। मान्य, आपसे निवेदन, बैठोगे? पानी गिर रहा है। नहीं, जाके भी कहां जाओगे? ध्यान रखिए, वो मेरे लिए गिर रहा कि बेटा बोल, आज तो तू एक को नहीं उठने दूंगा यहां से। ध्यान रखना, अपने देश की बातें सुनने का यदि तुम्हारे पास समय नहीं है तो फिर काहे के हिंदुस्तानी? ध्यान रखना है। अभी ये बच्चे यहां पर बड़े शौर्य से प्रस्तुति दे रहे थे, ऐसा जोश और जज्बा आ रहा था, ऐसा लग रहा था उन्हें देख के कि सेना तो छोड़ो, इनको ही भेज दो तो पाकिस्तान निपटा के चले आएंगे। ध्यान रखना है, इतना जोश आ गया था। निवेदन है, विचार करना है, कैसा है मेरा भारत? दुनिया के नक्शे उठा के देख लेना, कोई आड़ा टेढ़ा है, कोई आलू जैसा है, कोई भालू जैसा है। मेरा भारत का नक्शा देखना, ये भारत माता यहां माल्य अर्पण हुआ ना, देखना मेरा भारत का नक्शा कैसे होता है। एक व्यक्ति ने नक्शा फाड़ दिया, एक शिक्षक ने स्टूडेंट से कहा कि भारत के नक्शे को जोड़ो, कोई नहीं जोड़ पाया। एक बच्चा आया, बोले मैं जोड़ सकता हूं। उसने पेपर उठाए और पेन से निशान बनाया और उसने भारत का नक्शा 1 मिनट में जोड़ दिया। बोले कैसे जोड़ा? बोले मैंने मनुष्य की आकृति बना दी जो हाथ फैला के खड़ी है, और आदमी को आदमी से जोड़ते गया, भारत जुड़ते गया, भारत का नक्शा बनते गया, भारत का नक्शा तैयार हो गया। आदमी को आदमी से जोड़ो तो भारत बन जाया करता है। मेरे भाई, निवेदन, एक जीता जागता ऐसा नक्शा, तुम वर्ल्ड का नक्शा देख लेना उठा के, भारत जैसा सुंदर नक्शा दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता है।
भारत को यदि देखना है, वो एक कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, मेरा भारत एक जीता जागता महापुरुष है। यदि उत्तर में देखो तो उन्नत मस्तक के रूप में हिमालय खड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, हिमालय मस्तक है इस देश का, गौरी शंकर उसकी जटाएं हुआ करती हैं। मान्यवर, पंजाब और बंगाल दो मजबूत कंधे हैं इस देश के। विंध्याचल इसकी कमर है तो नर्मदा इसकी करधनी हुआ करती है। ध्यान रखिए, पूर्व पश्चिम घाट इसकी मजबूत जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, तो हिंद महासागर इसके चरण पखारा करता है। ध्यान रखिए, वो हमारा हिंदुस्तान है। सूर्य चांद जिसकी आरती उतारते हैं वो हमारा हिंदुस्तान। सबसे पहले सूरज अपनी रोशनी किसको देता है? पश्चिम को नहीं देता है। किसको देता है? अपने भारत को देता है। ध्यान रखना, हम भारत के लोग पूरब के लोग हैं। हम सूरज उगाना जानते हैं, वो पश्चिम के हैं, वो सूरज डुबाना जानते हैं। ध्यान रखिए, हम सूरज उगाने वाली संस्कृति हमारी है। सोचना है, ये तिरंगा आन है, बान है, शान है हमारी। कभी ये तिरंगा शहीदों में लिपट जाता है तो कभी ये तिरंगा आकाश में लहराता है। कभी यह तिरंगा गंगा जल बन जाता है तो कभी यह तिरंगा पूजा का चंदन बन जाया करता है। अरे इस तिरंगे को कौन झुकाएगा? ये तिरंगा वो तिरंगा है कि जब भारत में सबसे पहले सूरज आता है ना, तो कौन सा कलर भेजता है? भगवा कलर। वो तिरंगे का सबसे ऊपर का कलर भगवा। अरे जिस तिरंगे को कुदरत फहराती हो, उस तिरंगे को कौन झुका सकता है इस धरती पर? ध्यान रखिए, कुदरत। एक आदमी ने कहा कि महाराज ये भगवा रंग हिंदुओं का है। मैंने कहा अच्छी बात है। उन्होंने कहा सफेद रंग ईसाइयों का है। मैंने कहा और अच्छी बात है। बोले हरा रंग मुसलमानों का है। मैंने कहा और अच्छी बात है। तो बोले तुम्हारा क्या है? जैनियों। मैंने कहा मेरा? उस सफेद रंग में जो चक्र बना है ना, उसमें 24 सारे हैं, वो 24 तीर्थंकर जैनों के हुआ करते हैं। ध्यान रखना, वो हमारा है तिरंगा। कौन सा धर्म है? पंजाब के सरदार जी खड़े हो गए, बोले इनका क्या है सरदारों का? मैंने कहा ध्यान रखना, केसरिया रंग भगवा है हिंदुओं का, सफेद ईसाइयों का, हरा मुसलमान का, तो अशोक चक्र जैनों का है। तो सरदारों का क्या होगा? मैंने कहा ये जो डंडा है ना, ये जो डंडा है ये सरदारों का है। ध्यान रखना, वो जिस दिन सरदारों के डंडे पड़ जाएं, उस दिन दुश्मनों को भागने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना है, ये तिरंगा है, ये सबका है, प्राण बसे हमारे इसमें। अभी बहुत पड़ोसी पीछे लगा है, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। इनके बाप की जागीर है जो इनको दे दो। तुम क्या मांगते हो? तुम्हें रहने को तो जमीन हमने दी है। ध्यान रखना, तुम्हें बसाने के लिए पैसा भारत ने दिया, तुम्हारे पास तो खाने को भी नहीं था। ध्यान रखिए, जिस जमीन के टुकड़े पर खड़े हो वो भारत का है। कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। खुद के तो फाके पड़े हैं मेरे भाई, जनता पल नहीं रही है तुमसे। कश्मीर लेके तुम कर क्या करोगे? केसर की क्यारियों को उजाड़ने के सिवा तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना है, बोल रहे हैं कश्मीर दे दो। अरे कश्मीर कोई कैसे दे सकता है? कश्मीर भारत की तकदीर है। और एक बात बताओ, भारत के हाथ पर खिंची हुई लकीर है कश्मीर। एक बात बताओ, कोई अपनी तकदीर किसी को कैसे दे सकता है? ध्यान रखना, बहुत पड़े हैं कश्मीर। भूल गए अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, भूल गए लाल बहादुर शास्त्री के समय जो तुम्हारे 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। ध्यान रखना है, दिक्कत होती है कि जब अपनी ही औलाद अपने को आंख दिखाती है। ध्यान रखना, मान्यवर तुम तो कश्मीर की बात करते हो, इस बार तो अब पीओके भी लेकर रहेंगे। और ज्यादा उछला पाकिस्तान तो लाहौर में तिरंगा फहरेगा। ध्यान रखना है,
मरी मरी तालियां हैं तुम्हारी, ऐसा लग रहा घुसपैठिए बैठे हैं। विचार करिए, एक ने भी ताली तो बजा दो रे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मालूम है सैनिक करते हैं, शहीद होते हैं, तुमसे ताली नहीं बजाई जाती है। मानने वाले ध्यान रखना, विचार करना है आपको। ऑपरेशन सिंदूर में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस के, ध्यान रखना, अंदर घुस के, हम वो नहीं है दुश्मन के घर में घुस के मारा करते हैं, ध्यान रखिए। कायर नहीं है मेरा भारत हिंदुस्तान, सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस के आतंकियों की इमारतों को खंडहर में बदल दिया भारत ने, ध्यान रखना। अब ये भारत वो भारत नहीं रह गया है, ये भारत कोई गुलाम भारत नहीं रह गया है, एक समृद्ध भारत हो चुका है, एक शक्तिशाली भारत हो चुका है। मान्यवर, आज मैं पुलक सागर नहीं बोल रहा हूं, कोई मुनि उनी नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई आचार नहीं, आज मैं भारत माता का बेटा बन करके बोल रहा हूं। बहुत आचार्य बन के सुना दिया तुम्हें, 26 दिन ध्यान रखना है। आज तो भारत माता का सपूत हूं मैं। विचार करिए, सैकड़ों किलोमीटर अंदर दूर जाकर के सारे आतंकियों के ठिकाने को नस्त नाबूद कर दिया, खंडहर कर दिया। और जी अमेरिका बड़ी दादागिरी दिखाता ना, हमारे हथियार खरीदो, हमारा ये करे, अरे सख्ते में आ गए। जो इस बार हुआ है हिंदुस्तान में, मेड इन भारत ने ऐसे हथियारों का आविष्कार कर लिया, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी से हथियार लेने की। हमारे युवाओं ने वो ताकत, और वो हमारे वैज्ञानिकों ने किया कि 1000 मिसाइलें छोड़ी पाकिस्तान ने, एक साथ हमारी भारत की मिसाइलों ने उन्हें आकाश में नस्तनाबूद कर दिया। एक भी गांव में कोई मिसाइल पाकिस्तान गिरा नहीं सका। ध्यान, भीख में मिले तो तमंचे उसे, ध्यान रखना है। हमारा भारत किसी के अधीन नहीं है। अमेरिका भी गड़बड़ कर रहा है, ट्रंप थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, कब तक करेगा? भारत को वो डेड इकोनॉमी कह करके अपमानित करता है, भारत को बेरोजगार कह करके अपमानित करता है। मान्यवर, एक बात ध्यान रखिए, अभी वो लगा दिया ना 25%, फिर 50% टैरिफ लगा दिया उसने। अब भारत वो नहीं है जो चंद रुपयों के लिए गुलाम बन करके जिए। मेरे भाई, 21वीं सदी का भारत है ये, भारत वो भारत है। एक अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ विशेषज्ञों ने सलाह भी उनको दी। उन्होंने जितनी भी जेनरिक दवाइयां हैं 60 भारत से जाती हैं अमेरिका में, उसमें 50% कटौती कर दी, ध्यान रखना है। और 50% कटौती करते ही अमेरिका में, ध्यान रखना, मेडिकल दवाइयों की इमरजेंसी जैसी हालत बन गई। अमेरिका के लोग सड़कों पर उतरने लगे और अपने ही राष्ट्रपति का विरोध करने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि भारत से रिश्ते खराब मत करो, कूटनीति चल रही है, भारत पर आर्थिक दबाव बनाया जाएगा। भारत अब झुकने वाला भारत नहीं है। मेरे भाई, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, 60% दवाएं भारत से जाती हैं अमेरिका में। कोरोना में आपने देख लिया, सारे देश परेशान हो गए। एक भारत था जो वैक्सीन बना करके पूरी दुनिया में दवाइयां भेजते रहा। मेरे भाई, इस त्रासदी से भारत ने बचाया है, ध्यान रखना है। एसी मार दी है 56 इंच के सीने ने, लड़खड़ा रहे हैं ट्रंप, ध्यान रखना। मान्यवर, ध्यान रखना, हम तेल नहीं देंगे, टैरिफ लगाएंगे, हम रूस से ले लेंगे। हमारा एक दोस्त और बैठा है, ध्यान रखना है मान्यवर, और रूस से कच्चा तेल लेकर भारत वो ताकत रखता है जो दूसरे देशों को भी तेल देने की ताकत रखेगा। और भारत ने ऐसे दूसरे देशों को भी तेल देना शुरू हो गया तो अमेरिका का तेल निकलने फिर ज्यादा देर लगने वाला नहीं है, ध्यान रखना है। लड़खड़ा गए, सोचना पड़ेगा उन्हें 10 बार भारत से भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए, ध्यान रखना। उसने हमारे चावल लौटा दिए, घटिया चावल है भारत के,
मोदी जी ने जेट लौटा दिए, हमें तुम्हारे घटिया जेट नहीं चाहिए, वापस कर लीजिए, ध्यान रखना है। आज भारत इतना बड़ा व्यापार का केंद्र बन गया है कि कोई भी देश भारत से रिश्ते बिगाड़ के जिंदा नहीं रह सकता है, ध्यान रखिए। ये ताकत 21वीं सदी के भारत ने पैदा कर ली है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, एक ही चीज आपसे कहूंगा, ज्यादा नहीं, जितनी महिलाएं शक्ति बैठी हैं, मातृशक्ति, पुरुष वर्ग बैठे हैं, आज देश संकटों में है, अमेरिका भपकी दे रहा है। एक नियम ले लो, बस एक नियम ले लो आप लोग कि हम साल भर, बस एक साल, मेरा विश्वास कर लो, बस एक साल हिंदुस्तान के लोग विदेश से आने वाली वस्तुओं का त्याग करते हैं और हिंदुस्तान से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेंगे। बस एक साल, ध्यान रखना, अरबों का फायदा होगा मेरे हिंदुस्तान को, ध्यान रखिए। चाहे वो तुम्हारे कॉस्मेटिक हो, ध्यान रखना है, चाहे तुम्हारी साड़ियां हो, चाहे तुम्हारे आभूषण हो, चाहे तुम्हारे सुबह से लेकर शाम के A to Z, डे टू नाइट, जो भी सामान आप विदेशों के उपयोग कर रहे हैं, एक साल को बहिष्कार कर दीजिए। एक साल, ध्यान रखना, एक साल बहुत होता है। हमारे हिंदुस्तान के पास भी बहुत कुछ है मेरे भाई, ये ध्यान रखिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल यदि देश का बच्चा बच्चा फेंक दो चाइना के सामान, चाइना भी आंख दिखा रहा है, बार बार सीमाएं बढ़ाने की बात करता है, एक साल फेंक दो ये मोबाइल जो चाइना से मेड इन चाइना है ना, उनको भेंट करके भारत से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करिए। मैं कहता हूं इससे बड़ी ताकत दुनिया की कोई और नहीं हो सकती है। सारी दुनिया को भारत निर्यात करता है, हमारे देश के लोग विदेशी चीजों पर रीझे हुए हैं, नहीं, उनको निकाल बाहर फेंकिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, साल भर बाद देखना भारत का नक्शा क्या से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। साथ दीजिए सरकार का मान्यवर, ध्यान रखें। अकेले मोदी जी नहीं लड़ेंगे, अकेली सरकार नहीं लड़ेगी, अकेले देश के लोग नहीं लड़ेंगे, अकेला विपक्ष नहीं लड़ेगा मान्यवर, जनता को भी दुश्मनों से लड़ना आना चाहिए, ध्यान रखना। हमारा भी कोई फर्ज है, हमारा भी कोई दायित्व है, हमारा भी कोई ऐसा फर्ज बनता है इस देश के प्रति। मुझे दुख तब होता है जब एक आदमी अमेरिका से लौटता है, एयरपोर्ट पे आता है, अमेरिका की सड़कों की बड़ी तारीफ करता है, कांच जैसी सड़कें, एक धूल का कण भी नहीं हो सकता वहां पर, ऐसा मैंने सुना है, देखा तो नहीं है। इतनी साफ सुथरी सड़कें हैं, वो तो बड़ी तारीफ करता है। वो बाहर भारत में आने के बाद, प्लेन से उतरने के बाद, एयरपोर्ट से बाहर आता है और जिस सड़क की तारीफ कर रहा है उस सड़क पर मसाले की पिचकारी मार देता है। ध्यान रखिए, ये विदेशों की जूठी पत्तलें चाटने की आदत पड़ गई क्या तुम्हारी, ध्यान रखना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो अच्छी चीजें हैं उन्हें हमें अपनाना चाहिए। यदि आप विदेशों की सड़कों की तारीफ करते हैं तो फिर हिंदुस्तान की सड़कों पर कचरा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, हिंदुस्तान की सड़कों पर थूकना नहीं चाहिए मेरे भाई। आपसे निवेदन है, स्वच्छ भारत करो, पवित्र भारत करो। ये महिलाएं थैली में बांध बांध कर मटर के छिलके फेंक देती हैं सड़कों पर, ध्यान रखना है। तुम कहते हम हिंदुस्तानी हैं, ध्यान रखना। क्या तुम्हें अपना मोहल्ला भी स्वच्छ रखना नहीं आता है? क्या अपने घर के सामने की गली स्वच्छ रखना नहीं आती है? किस हिंदुस्तान की बात करते हो? किस भारत को मजबूत बनाने की बात करते हो? मेरा भारत स्वच्छ भारत होना चाहिए, अकेली मानसिकता स्वच्छ नहीं, भारत की गलियां भी स्वच्छ और साफ होना चाहिए, ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी बनाओ, ध्यान रखिए, सफाई रखो, नालियों में मलबा नहीं बहना चाहिए। गीले और सूखे कचरे का उपचार सरकार कर रही है, पारस जी बैठे हैं, रोज गाड़ियां जाती हैं कचरा उठाने के लिए, फिर भी क्या करें, फिर भी कचरा है। सड़कों पे कचरा नहीं है, ये लोगों की मानसिकता कचरा है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन करता हूं, अपने भारत को मंदिर जैसा पवित्र बना दो, ध्यान रखना है, इतनी स्वच्छता रखो। आपसे निवेदन है,
आग्रह करता हूं आपसे, कैसा सुंदर भारत। राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष पर गए और अंतरिक्ष से जब इंदिरा गांधी की बात होती है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, पहली बार कोई अंतरिक्ष में गया था, पूछा कि ये बताओ राकेश जी, वहां से अपना हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है? क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं गई थी ऊपर, राकेश शर्मा गया था। उसने कहा कि मैडम, यहां से देखने पर ऐसा लगता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इतना सुंदर देश, इतना खूबसूरत देश, गर्व से छलछला जाती हैं श्रीमती गांधी की आंखें उस समय जब कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखना, दुनिया के सारे देश उठाना, किसी ने अपने देश को मां कहा है? जरा बोल के देखो, अमेरिका माता जमता है क्या? है? जब बोलने में नहीं जम रहा, जी भी तैयार नहीं है बोलने को। पाकिस्तान माता, चाइना माता, जापान माता, नहीं जमता ही नहीं है। लाख कोशिश कर ले, पूरी दुनिया में माता शब्द तो भारत माता को ही जमा करता है, ध्यान रखना। भारत माँ है, भारत माता है मेरे भाई। ऑस्ट्रेलिया माता, हनुमान, लंका माता, काय की लंका माता? लंका पुती जा रही है, ध्यान रखना। बंगाल माता, नहीं, जमता एक ही है, भारत माता। एक आदमी ने कहा, हाँ अमेरिका दादा ठीक है, अमेरिका दादा, दादागिरी चल रही है उसकी, है? चाइना बाप बनने की कोशिश कर रहा है। भारत माता ना दादा बनती है ना बाप बनती है, भारत तो माता है। एक बात मुझे याद आती है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब पूरे विश्व में युद्ध हुआ, एक जापानी सैनिक और एक हिंदुस्तानी सैनिक दोनों लड़ रहे थे। मालूम है, जापान का सैनिक घायल हो गया, वह पानी पानी चिल्लाता है। भारत का सैनिक जाता है और अपने पानी की एक बोतल से उसके मुंह में पानी डालता है। जैसे ही पानी डालता है ना, तो जापान का सैनिक कटार निकालता है और भारत के सैनिक के बार कर दिया करता है। घायल हो गया भारत का सैनिक, पानी पिलाने गया, क्या मिला? चाकू घोंप दिया गया। अटल जी बस लेके जाते हैं, बदले में करगिल का युद्ध दिया करते हैं, ध्यान रखना। मान्यवर सोचिए, जापानी सैनिक ने कटार भोंक दी, दोनों को सेना की अस्पताल में भर्ती किया गया, दोनों को आजू बाजू के पलंग पे लिटाया गया। दोनों के गहरे घाव थे, इलाज हुआ, टाके लगे। भारत का जो सैनिक था, उसके परिचित लोग एक गिलास में दूध लेकर आए कि हल्दी वाला दूध पियो, तुम्हारे घाव भर जाएंगे। भारत के सैनिक ने अपने बाजू में लेटे हुए जापानी सैनिक की तरफ देखा, किसने ही मुझे कटार चाकू भोंका है। देखा, भारत का सैनिक अपने पलंग से उठा और उठ करके जापानी सैनिक के पास जाता है और कहता, उस दिन तो मैं तुझे पानी नहीं पाया, ये दूध पिलाता हूं, ये हल्दी का दूध पी, तेरे घाव भर जाएंगे, ध्यान रखना है। जापानी सैनिक की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। बोले, मैंने तेरे साथ विश्वासघात किया, मैंने तुझ पर वार किया, तू मुझे दूध पिला रहा है।
बोले वो युद्ध था, यहां संवेदना है। जापानी सैनिक ने पहली बार कहा कि मुझे आज समझ में आया कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि भारत माता इसलिए है, यह अपने बच्चों को नहीं, दुश्मन के बच्चों को भी दूध पिलाने की कला जानती है। ध्यान रखना। उसने कहा मेरे भाई उस दिन पानी नहीं पिला सका, आज दूध पी ले। जार जार रोया वो जापान का सैनिक। बोले आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि माता शब्द केवल भारत को शोभा देता है, माता शब्द दुनिया के किसी देश को शोभा नहीं दिया करता है। बाप रे, बहुत दिनों के बाद बरसा, बरस बेटा, बरसों बाद बरसा। एक व्यक्ति बोले जहां जैन संत जाते हैं पानी रोक देते हैं। ऐसी गलत फहमियां लोगों को भरी है। दिखाओ ये कौन रोक रहा है, मेरी सभा है और झमाझम पानी बरस रहा है। ध्यान रखो, अरे भारत का पानी रोक के हम भूखे मरेंगे क्या, प्यासे मरेंगे क्या? कैसी कैसी फिजूल की बातें लोग दिमाग में डाल लेते हैं कि जैन संत पानी रोक देते हैं। अरे हिंदुस्तान के लोगों, जिस दिन मुझ में ताकत आ जाएगी ना पानी रोकने की, उस दिन मैं पानी बाद में रोकूंगा, आतंकवाद पहले रोकूंगा जाकर के। ध्यान रखना, दुष्टों को पहले संहार करूंगा। पानी अपने देश के साथ बगावत करेंगे क्या? अपने ही वतन के साथ बगावत करेंगे। जैन संत कभी पानी नहीं रोका करता है। किसी की आंखों में पानी आ जाए तो पोंछा जरूर करता है जैन संत जाकर के। ध्यान रखना, हे परमात्मा मुझे ऐसी शक्ति दे दे तो मोदी जी को क्यों परेशान करूं कि सिंधु का जल रोको, मैं ही रोक दूंगा जाकर के। ध्यान रखना है, काहे को इतनी मेहनत करना पड़े। ध्यान रखना, कैसी कैसी गलत बातें लोगों के दिमाग में डाल दी जाती हैं, देश को लड़ा दिया जाता है। जैन समाज ऐसा, जैन समाज वैसा। मैं मानता हूं कि देश को आजादी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसों के बलिदानों से मिली है, अकेले अहिंसा के दम पर नहीं मिली है। इस अहिंसा ने कितनों को फांसी पे लटकाया है। ध्यान रखना है, मान्यवर सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, ऐसे लोग जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए कितनी यातनाएं सही हैं। लाला लाजपत राय पंजाब में, मान्यवर आपसे निवेदन है, क्या किया जैन समाज ने? पानी रोक देंगे, कमाल कर दिया। अरे मेरे देश की बात आएगी ना तो पानी बरसाना तो छोड़ो, हम खून पसीना भी बहा सकते हैं। ध्यान रखना, अपनी भारत माता के लिए। निवेदन है आपसे, इस देश में 1858 में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई। सबसे पहले जो बलिदान हुआ कोई जैन, तो वह थे हुकुमचंद जैन। ध्यान रखना, जिनने सबसे पहले फांसी के फंदे को गले लगाया। मान्यवर जैनों का बलिदान, मान्यवर मैं सभी शहीदों को सलाम करता हूं। हुकुमचंद जी जैन, इन्होंने इस देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया उन्होंने। बहादुर शाह जफर, उनकी रियासत थी दिल्ली में। जब उनके पास पैसों की कमी पड़ गई तो सबसे ज्यादा पैसों का भंडार यदि खोला तो लाला हुकुमचंद जी ने खोल दिया। और ध्यान रखना, उन्होंने कहा जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। मालूम है जैनों को नहीं मालूम हुकुमचंद जैन कौन, जिन्होंने 3000 एकड़ जमीन स्वतंत्रता के आंदोलन में दान में दे दी कि जाओ और मेरे देश को स्वतंत्र कराइए, अंग्रेजों को इस देश से भगा दी। उनके 13 वर्षीय लड़के को जिसने कोर्ट ने माफ कर दिया था, उस 13 वर्षीय भतीजे को फांसी पे लटका दिया था अंग्रेजों ने। और लाला हुकुमचंद जी को फांसी पर लटका दिया। ये जैनों का बलिदान है इस देश में। मान्यवर मैं ग्वालियर को कभी नहीं भूल सकता हूं। रानी के साथ जो बगावत हुई, रानी के साथ जो खिलाफत हुई, रानी लक्ष्मीबाई एक नारी ने बिगुल बजा दी। 1857 की क्रांति की सूत्रधार बनी।
झांसी से लड़ते लड़ते जब ग्वालियर पहुंचती है, अपने ही लोग धोखा देते हैं, ध्यान रखना। मान्यवर, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां गम दम था, और मेरी किस्ती वहां डूबी जहां घोड़ा बदल दिया जाता है रानी का। मान्यवर, रानी ने देखा कि युद्ध में आगरा के आए हुए सैनिकों से वह लड़ रही थी, भोजन खत्म हो गया, हथियार खत्म होने लगे, 3 महीने का वेतन नहीं मिला सैनिकों को। रानी ने कहा कैसे आजादी पाऊं मैं। उन्होंने अमरचंद जी बाठिया को बुलाया, जो ग्वालियर रियासत के कोषाध्यक्ष थे। उन्हें बुलाया कि आओ मेरी सहायता करो, मैं अपनी झांसी किसी कीमत पर नहीं दूंगी। सहायता के लिए बुलाया अमरचंद बाठिया को। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है मैं सब रानी साहिबा तुम्हें समर्पित करता हूं। घर का एक एक पैसा निकाल कर अमरचंद बाठिया जैन उसने रानी को दे दिया। रानी ने कहा कि बाठिया जी, इतने पैसों से हम सैनिकों का वेतन नहीं दे सकते हैं, 3 महीने से वेतन नहीं मिला, मैं चाहती हूं कि 5 महीने का वेतन दिया जाए, सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उन्हें पैसा 5 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया जाए। बाठिया जी ने कहा कि रानी चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूं। और उन्होंने सरकारी खजाने से पैसे रानी लक्ष्मीबाई को दे दिए। जैसे ही लौट कर आते हैं, अंग्रेजों को पता चलता है कि रानी को सहायता करने वाला ये अमरचंद बाठिया, एक जैन, अरेस्ट कर लिया उन्होंने, देशद्रोही का उन्हें खिताब दिया, उनके बच्चे को मार डाला, उन्हें मुर्गा बनाया, मुर्गा बनाकर उन पर कोड़े बरसाए गए, गर्म पानी डाला गया और कहा बाठिया जी को कि माफी मांग लो। उन्होंने कहा माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन अंग्रेजों तुम्हारे कदमों पे ये महावीर का बेटा झुकने वाला नहीं है, ध्यान रखना है। बेटे को तोप से उड़ा दिया। उसने कहा उड़ जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं तुमसे माफी। मुर्गा बनाया, चौराहे पर हंटरों से मारा गया, बोलो कि अंग्रेजों हमें माफी दो। नहीं, ये मर जाएगा तड़प तड़प के अमरचंद बाठिया, लेकिन मैं तुम्हारे सामने माफी नहीं मांग सकता हूं। कहते हैं एक नीम के सराफा बाजार में आज भी जाकर देखो, नीम के पेड़ से अमरचंद बाठिया को फांसी दी जाती है। मालूम है, जिस पर बांधा गया था वो डाली टूट कर नीचे गिर जाती है, फिर से दोबारा चढ़ाया गया उन्हें। मान्यवर, सोचना है इतनी यातनाएं उस जैन ने सही, उस पानी छान कर पीने वाले व्यक्ति ने सही। कहते हैं मरने के बाद 3 दिन तक उसकी लाश लटकती रही सराफा बाजार के चौराहे पर। आज भी वहां पत्थर लगा हुआ है। अमरचंद बाठिया यहां पर शहीद हुआ करते हैं, ध्यान रखना है, सोचना है, विचार करना है आपको। भारत को चांद पर पहुंचाने वाला पहला वैज्ञानिक साराभाई जैन समाज का व्यक्ति हुआ करता है, ध्यान रखना है। विक्रम भाई सारा, जिन्होंने पहली बार चांद पर भारत को पहुंचाया। मान्यवर, अभिनंदन जैन का स्वाभिमान भूल जाओगे, पाकिस्तान की वहां चला जाता है बॉर्डर में, ध्यान रखना। बरसों से जो झुका नहीं पाए पाकिस्तान को, मेरी समाज का एक अभिनंदन, अभिनंदन के साथ वापस हिंदुस्तान आया करता है, ध्यान रखना है। ऐसा शेर झुका नहीं, रुका नहीं, टूटा नहीं, टूट भी सकते थे वो, ध्यान रखना है। मान्यवर, दर्शन कुमार जैन, मूलचंद जी जैन, धन्य कुमार जैन 1942 में वाराणसी में भदैनी घाट है, गंगा के किनारे, वहां हमारे भगवान का जिनालय है। इन तीनों वीर सपूतों ने मंदिर को क्रांतिकारियों का गढ़ बना के खड़ा कर दिया। कहा भगवान आपकी पूजा बाद में होगी, पहले देश की पूजा करेंगे हम लोग, ध्यान रखना। वो जैन लोग थे, मान्यवर, ध्यान रखिए। भामाशाह को कौन नहीं जानता है। आज ये मेवाड़ शान से खड़ा हुआ है ना, राणा प्रताप के परम मित्र
उनके प्रधानमंत्री रहे। महाराणा प्रताप को जब दुष्टों ने, मुगलों ने घेर लिया, जब कमी पड़ गई तो भामाशाह ने कहा कि तुम्हारा मित्र जिंदा है, अपने खजाने भामाशाह खोल दिया करते हैं, ध्यान रखना है। टोडरमल जैन को भूल सकते हो? गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के लिए इन अंग्रेजों ने, इन दुष्टों ने, इन नराधमों ने उनके बच्चों को जलाने के लिए जगह नहीं दी और कहा कि जितना इन बच्चों का शरीर है उतनी सोने की मुद्राएं दो तो तुम्हारा संस्कार होगा। मेरी समाज का टोडरमल खड़ा होता है कि मैं कमा के दौलत क्या करूंगा। मान्यवर, जब सोने के सिक्के बिछाए, अंग्रेजों ने कहा खड़े करो, लेटे हुए नहीं, खड़े हुए होना चाहिए। मोहरे लगा दी, सिक्के लगा दिए। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को अंतिम संस्कार का स्थान जैन समाज प्रदान किया करता है। सोचना, आज भी टोडरमल के नाम से वहां गुरुद्वारे में एक विशाल हाल बना है और आज भी सिख समाज जैनियों का एहसान तहे दिल से माना करती है। ध्यान रखिए, क्या नहीं किया जैनों ने। सेनापति आबू, दोनों हाथ से तलवार चलाने वाला जैन श्रावक, सुबह युद्ध लड़ता है, शाम को बैठ के प्रतिक्रमण करता है। ए इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। राजा ने सोचा ये तो प्रतिक्रमण करता है, ये तो अहिंसावादी है, ये तो एक इंद्री दो इंद्री से डरता है, ये क्या लड़ेगा। पूरे सेनापति बनकर पूरे देश को उन्होंने, पूरी सेना को मजबूत किया। जब पूछा राजा ने कि बताओ तुम शाम को ये करते हो, सुबह युद्ध करते हो, उन्होंने कहा जो मैं शाम को प्रतिक्रमण करता हूं भी मेरा आत्म धर्म है, मेरी आत्मा का पर्सनल धर्म है। और जो सुबह तलवार लेके खड़ा होता हूं वो मेरे देश का शौर्य और स्वाभिमान का धर्म हुआ करता है। मैं आत्म धर्म से पहले शौर्य और स्वाभिमान को बहुत ज्यादा दिया करता हूं। मानने वाला सोचना है आपको, कैसे कैसे 250 से 300 लोग जैनों के बेटियां, मान्यवर लीला बहन, रमा बहन, ये जैन है सब। इन्होंने आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी, सबसे पहले कोई उसमें एंट्री लेता है तो रमा बहन और लीला बहन जैन एंट्री लिया करती है। ध्यान रखना, ये जैनों के अमर इतिहास है मेरे भाई। जैन कैसे अलग हो सकते हैं? नहीं। आपसे निवेदन है, गौतम जैन ने अपना बलिदान कर दिया। इंदौर के दुश्मनों ने घेर लिया, राजौरी में गोलियों से भून दिया उनको। और वो बेटा मरते समय तक अपनी जुबान से जय हिंद शब्द निकाला करता है। ध्यान रखना है, ऐसे अमर इतिहास हमने जैन समाज ने कभी इन्हें प्रकाश में लाने का प्रयास ही नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके बल पर ही आजादी मिली है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि आजादी का एक हिस्सा ये भी रहे हैं। ध्यान रखना, जब जरूरत पड़ी तो भंडार खोले, जरूरत पड़ी तो सब कुछ अर्पित कर दिया, और जरूरत पड़ी तो खून बहाना पड़े तो जैन समाज ने खून भी बहा दिया है इस देश की आजादी के लिए। मान्यवर, 1 घंटा हो गया है, तुम्हें तो सुनना है, गला तो हमारा फड़ना है। पानी भी रुक गया है कि अब बंद करो, क्योंकि महाराज ज़्यादा सुनाओगे तो सारे की सारी ये महिलाएं जो चूल्हा फूंकती हैं, ये पाकिस्तान फूंके आएंगी अभी जा कर के। ध्यान रखना, ये मेवाड़ी महिलाएं हैं, ध्यान रखना, अपनी पे आ गई तो इन्हें चूल्हा फूंकना ही नहीं आता, दुश्मन को भी फूंक देती हैं। चूड़ी पहनना ही नहीं आता, तलवार भी उठाना जानती हैं। ध्यान रखना मान्यवर, आज बहुत आनंद के क्षण मुझे यहां लग रहे हैं। पूरा पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं है। मैं कह सकता हूं ये जितने बैठे हैं ये असली हिंदुस्तानी बनकर यहां पर बैठे हुए हैं। ये कोई धार्मिक प्रवचन सुनने नहीं आए, देश की गौरव गाथा सुनने आए हैं। भारत माता के सपूत बनकर यहां बैठे हैं। मैं कहूंगा अकेली सरकारें नहीं, आओ हम सब जुटें, एक हों,
अपने वतन को महान बनाए, ध्यान रखना है। विदेशी चीजों का त्याग करो, स्वदेशी अपनाओ, ध्यान रखना। भारत को स्वच्छ करो, साफ रखो, भारत को मजबूती प्रदान करो, और अपने देश में जो समाज यहां बैठी है, अपने अपने समाज के बलिदानों को याद करो और फक्र करो कि हमने ऐसी समाज में और ऐसे हिंदुस्तान में जन्म लिया है। आपको गर्व हो या ना हो, लेकिन मैं तो भारत माता से और अपने भगवान से कहता हूं कि जब भी जन्म हो, हिंदुस्तान में हमारा जन्म होना चाहिए, ध्यान रखना। जब भी जन्म हो, भारत में हमारा जन्म होना चाहिए, और ये हमारा जीवन देश के काम आ जाए तो हमारा जीना सार्थक हो जाया करता है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। आज ज्ञान, मैंने एक दिन कहा था ना कि ज्ञान गंगा पतली लकीर के रूप में है, लेकिन जिस दिन समाप्त होगी गंगा सागर बन जाएगी, ध्यान रखना है। आज गंगा सागर में परिवर्तित हो गई। कल छुट्टी, 15 अगस्त की सबकी छुट्टी, मेरी भी तो करो भाई। 16 तारीख की छुट्टी, 17 तारीख की छुट्टी, 18 तारीख को दोपहर को कितने बजे राजकुमार जी? 2 बजे महिला सम्मेलन होगा, ध्यान रखना है। समस्त समाज की, जैन समाज की महिलाएं यहाँ एकत्रित होंगी। बहुत मेहनत की जा रही है। राजकुमार जी की आवाज़ में दम है, हालांकि आज तक मैंने यहाँ बैठ के नहीं सुना है, लेकिन एक आवाज़ पे समाज खड़ी हो जाती है, ऐसा उनका व्यक्तित्व है। तो 18 तारीख को दोपहर को और 24 तारीख को फिर भारत का एक चिंतन होगा, देश का चिंतन होगा। विश्व हिंदू परिषद के सारे कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, उनके बीच हम इस हिंदुस्तान को मजबूती देने की फिर बात करेंगे। गौ रक्षा पर एक बहुत बड़ा आयोजन 24 तारीख को सुबह 8:30 बजे।